कैरियर के बारे में बात करने के लिए केवल आपकी फैमिली होती थी, फ्रेंड्स होते थे, या अगर आपके घर में किसी रिश्तेदार ने कुछ बड़ा प्राप्त कर लिया है तो वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता था। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि कोई और व्यक्ति ऐसा होता था जो आपको कुछ बता पाए। आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे, इफ यू फाइंड इन करंट सिनेरियो, देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज जहां लोग जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। देयर इज सो मच ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, मतलब सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लोटिंग इन द सर्किल दैट यू कैन चूज एनीथिंग। तैयारी करने के लिए या सिविल सर्विसेज के बारे में सोचने के लिए ना, तीन चार बहुत बेसिक पॉइंट है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने जिस जिस फील्ड से या जिस सर्कल में आकर ये तैयारी करना स्टार्ट किया, मुझे किसी ने बताया था और वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। मैंने अभी तक भी जिस किसी को बताया है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज सेड कि इट्स रियली रियली यूजफुल। क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे जा सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, नंबर कैसे आते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। उस पर बात करके हम लोग अपना समय खराब नहीं करना चाहते। जी सर। और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज जो किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी एस्पिरेंट को ये मन में सोच लेना चाहिए कि क्या वास्तव में वो तैयारी करना चाहता है कि नहीं। ये बहुत बड़ा मूल प्रश्न है। अगर देखिए, तैयारी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इनके बनने के ना बहुत सारे अलग फैक्टर भी होते हैं अदर देन आपकी मन की इच्छा के। जैसे कि किसी मोहल्ले में कोई बन गया और आपके फैमिली पड़ी हुई है पीछे कि नहीं देखो शर्मा जी का बेटा बन गया, आप तो तुमको बेटा आईएएस ही बनना है, और आपका मन है डॉक्टर बनने का। आपने प्रेशर में उठा लिया तैयारी करने का बीड़ा और ना तो इधर निकल पाए और जो मन में इच्छा थी ना डॉक्टर बन पाए। तो मैं इसको कैटेगरी को बहुत पर्सनली फील करता हूं और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि इसमें कोई भी चीज बिल्कुल भी किसी के प्रेशर में आके कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आपने अपने मन में सोच रखा है कि नहीं मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, ओनली देन यू गो फॉर इट। उसका रीजन है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि सिविल सर्विस की तैयारी जो है एक बहुत बहुत लंबी साइकिल होती है। एक उस लंबी साइकिल में बने रहना, उस लंबी साइकिल में अपने आप को मेंटेन करना, उस साइकिल में अपने आप को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि आपके पास समय की कमी रहती है और एक बहुत बड़े सिलेबस को, एक बहुत बड़ी तैयारी को बहुत कम समय में संजोना होता है और फिर एग्जाम देना होता है। इसलिए मैं एक पार्टिकुलर शब्द इस्तेमाल करता हूं तैयारी के कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को मेंटेन आप तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से प्रेरित हों, किसी के कहने से, किसी के देखने से या किसी के सुनने से। वो प्रेरणा उस तरह की आती नहीं है कि आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल उसी स्पीड से, उसी कंटिन्यूटी के साथ आप मेहनत कर सकें। तो अंदर से प्रेरित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की साइकिल देखेंगे तो अचानक से जो है वो प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आप बहुत अच्छा करते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और अचानक से भगवान की किसी भी वजह से अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो फिर तुरंत थोड़े दिन बाद ही आपको फिर प्री देना होता है। तो वो जो आपकी मोटिवेशन की साइकिल होती है उसको आप मेंटेन अगर नहीं कर पाते तो तुरंत बहुत सारे लोग जो है वो बीच में छोड़ देते हैं, या फिर हाफ अर्टेडली तैयारी के बीच में सोचने लगते हैं कि नहीं यार तैयारी करें कि नहीं करें, कुछ और कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो चरण है वो यही है कि आप मन में अपने आप को सोचे कि नहीं मुझको तैयारी करनी है, ओनली देन गो फॉर इट। उसके बाद फिर तैयारी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए होंगे, आप लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कोचिंग करते हैं, कुछ लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरा मानना यह है कि वर्तमान में जो सिलेबस है उसने एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डेडिकेटेड स्टडीज का जो फैक्टर था उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज किया है, और लोग वर्तमान समय में वर्तमान सिलेबस और वर्तमान जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें बहुत आराम से काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, केवल डेडिकेशन से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छी सिलेक्शन में अच्छी रैंक भी पा सकते हैं। बिकॉज जीएस ने एक बहुत बड़ा पोर्शन एग्जामिनेशन का, करीब करीब 1250 नंबर का पोर्शन जो है वो जीएस ने कवर कर रखा है। इसलिए उसको कवर करना बहुत इजी तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सुगम हो गया है। यू डोंट हैव टू सिट एंड, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है उस तरह से नहीं है, बहुत ही डायनेमिक टाइप की तैयारी है कि अगर आप डेली भी कुछ पढ़ेंगे तो दैट विल नॉट गो वेस्ट, दैट विल डेफिनेटली कम, दैट विल बी यूजफुल टू यू इन सम वे और अनदर। तो मुझे लगता है कि तैयारी के विषय में ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं और इसी से किसी भी व्यक्ति को अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। सो नाइस ऑफिसर, थैंक यू सो मच सर। एक बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल
आपसे आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लोगों की एक फीलिंग होती है कि अगर आप बीए वगैरह लेंगे, आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेंगे, तो आईएएस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं प्रिपरेशन पे। हालांकि आप खुद एक मेडिकल बैकग्राउंड से आए हैं, और हम आईआईटी से भी देखते हैं बहुत सारे इंजीनियर निकलते हैं और वो आईएएस बनते हैं। तो क्वेश्चन सर ये है कि जो अभी 12th में हैं और वो एट द उनका अल्टीमेट गोल आईएएस है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप कि उनको मेडिकल साइड से जाना चाहिए, इंजीनियरिंग से जाना चाहिए, या आर्ट साइड से जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि हर व्यक्ति के अनुसार अलग हो, पर अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से आप अगर तैयारी की पूरी तरीके से, आपने 12th में, मतलब बहुत कच्ची उम्र होती है, हमें तो 12th में पता भी नहीं था कि करना क्या है, केवल जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां ये था कि भाई एनडीए देना है और फौज के लिए भर्ती हुए स्कूल में, फौज में ही जाना है, तो वही सोचा था। उसके अलावा कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ और करने का, या दुनिया में कुछ और होता भी है एनडीए और सीडीएस के अलावा। जी जी। अगर कोई व्यक्ति इतनी कच्ची उम्र पर सोचता है कि उससे सिविल सर्विस की तरफ जाना है, तो या तो वो पूरी तरीके से उसमें घुसकर कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकता है जिसकी को वो ऑप्शनल रख सकता हो और उसमें जा सकता हूँ। जी। पर व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि एक बैकअप प्लान, एक एक जो फॉल बैक की स्ट्रेटजी होती है उसको अपनाना ज्यादा बेहतर रहता है। बिकॉज जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम की हिस्ट्री है, करेंटली अगर आप देखोगे तो करीब 1600 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, करीब 9-10 लाख के आसपास प्री में बैठते हैं, फिर प्री में से बैठने के बाद करीब 10,000 के आसपास लोग मेंस लिखते हैं, तो 10,000 में से 3,000 लोग इंटरव्यू, 3,000 से 4,000 लोग इंटरव्यू जाते हैं, 4,000 लोगों में से करीब 1,000 लोग सिलेक्शन पाते हैं, दैट इन द एंटायर यूपीएससी लिस्ट। अगर उसमें आप आईएएस आईपीएस की मेरिट और उसके हिसाब से सेग्रीगेशन करेंगे तो इट कम्स बिटवीन 1 to 300 के आसपास। तो जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस का जो मार्जिन है वो बहुत छोटा है, मतलब इट विल कम समवेयर लाइक 0.15 0.13 के आसपास। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, इट्स नॉट टू डिस्करेज एनीबॉडी, बट एक एक जो वास्तविकता रहती है उसको अपने मन में हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए, और इसी तरीके से एक बैकअप प्लान हमेशा लाइफ में रहना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे कोर्स को ज्वाइन करना जहां से आपकी एक स्किल अदर देन तैयारी एक बैकअप में पड़ी रहे, वो करना ज्यादा बेहतर रहता है। और स्किल के साथ तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं स्वयं एक वेटनरी प्रोफेशन से रिलेट करता हूँ जी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन को ले सकता है। जिस समय मैं कॉलेज में था, मैंने 3rd ईयर से प्लान किया कि मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। उसकी 4th ईयर फाइनल ईयर में आते आते जो पुराने सारे, मतलब उस सिलेबस को उस तरह डिजाइन किया कि जो मेरा यूपीएससी का ज्यादा है उसमें ज्यादा फोकस कर सकूं। तो मेरे हिसाब से बीए करना, बीएससी करना, बीटेक करना, एमबीबीएस करना, या किसी और टेक्निकल एजुकेशन को या किसी और प्रोफेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट करना और उसके बाद सिविल सर्विस में आना इज नॉट वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हेल्पफुल इनफैक्ट। क्योंकि आप एक चीज को आप मन में बना के रखिए, और अगर आप जेन्युइनली, मतलब बहुत ही 100% तरीके से अपने आप को फील करेंगे या अपने आप को एवेल्यूएट करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि अगर आपके माइंड पर बहुत यू आर नॉट वेरी ट्रैप इनटू दिस आइडियोलॉजी कि यार मैं अगर नहीं हो पाए तो मेरा क्या होगा। अगर इस प्रश्न से आप बाहर हैं, इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, then you will be able to perform much better. I can tell you very personally. तो वो चीज, एक प्रोफेशनल डिग्री, एक प्रोफेशनल कोर्स, एक सम स्किल अगर आपके हाथ में रहती है, आपके बैग में डिग्री रहती है, तो यू हैव दैट फ्रीडम टू थिंक यार ठीक है यार, इन एनी केस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग, आई हैव समथिंग टू फॉल बैक। सो मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट एवरीबॉडी कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करिए जिससे आप जिसे आप बाद में जो एज अ प्रोफेशन चूज करें, इफ योर जर्नी ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट डज नॉट go as you have planned. So that will be my answer. कि क्या हिंदी मीडियम को चूज करने में कुछ हमारा मतलब नेगेटिव रहता है? अगर हम आईएएस करने के लिए, सिविल सर्विसेज करने के लिए हिंदी मीडियम चूज करते हैं, तो उस पर आपका क्या कमेंट होगा? यार मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी नेगेटिविटी वाली बात है, बिकॉज हिंदी सच अ कंफर्टेबल लैंग्वेज। आप उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज का चुनाव जो है बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, और वो आदमी को उस हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से उसकी तैयारी हो, जिस हिसाब से उसने एजुकेशन प्राप्त करी है। और ज्यादातर लोग आप देखेंगे, अगर जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले लोग होते हैं वो जब यूपीएससी देते हैं तो इंग्लिश चूज करते हैं, बिकॉज ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्स इंग्लिश में होते हैं, एंड दे गेट वेरी वेल वर्स्ड विद दिस थिंग कि भाई हमें इंग्लिश अच्छे से आती है। भले ही स्पीकिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आंसर राइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच कंपाइल अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रोसेस उसमें रहते हैं, तो वो लोग उस हिसाब से चूज करते हैं।
अगर आप हम मुझसे पूछेंगे तो मैं और आप उस जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं जहां पर गली गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खुले थे, लेकिन वहां बात जो है हिंदी में ही होती थी। मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ नाम का था कि फला इंग्लिश मीडियम या फला कॉन्वेंट स्कूल, वी आर ऑलवेज टॉकिंग इन हिंदी, मतलब सब कुछ। तो वो एक इवोल्यूशन का पीरियड था जहां पे लोग एक एजुकेशन के बेस को इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश की ओर ले जाना चाह रहे थे। करेंटली वो सिनेरियो नहीं है। आप करेंटली अगर आप किसी मतलब छोटे शहर में भी जाएंगे, अगर आप बागपत में भी आते हैं, if you talk to somebody who is studying in an English school, they have a good grasp of the language, they can speak very fluently, they have good pronunciation, those things come very fluently because उस तरह का टीचर बेस डेवलप हुआ है, उस तरह का करिकुलम डेवलप हुआ है, उस तरह का सोसाइटी डेवलप हुआ है। तो लैंग्वेज चूज करना इज अ पर्सनल चॉइस और आदमी को उसी हिसाब से करना चाहिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। हिंदी में लोग करते हैं, बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, बहुत अच्छे नंबर भी पाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जो आपने शुरुआत में ही आपने कहा कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको लगातार मोटिवेटेड रहना होगा, तो जो ज्यादातर जी वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लेकिन जो क्वेश्चन यही है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। यार देखो रामनाथ, तैयारी में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो अगर कोई व्यक्ति जो यूपीएससी की अभी वेबसाइट खंगाल रहा होगा विचार मंथन करने के लिए कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, जब आप देखोगे तो वेटनरी साइंस का सिलेबस यूपीएससी के पेपर्स में सबसे लंबा है। सिलेबस ही करीब 5-6 पन्नों में आता है। वो इट्स द लेंथिएस्ट सिलेबस ऑफ एनी एग्जामिनेशन अगर आप उस तरह से देखेंगे। अब मोटिवेशन रहने के लिए लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपनी बातें कहते हैं, विदाउट रेफरिंग टू एनीबडी एल्स। हर किसी का तरीका कामयाब करता है। हर वो व्यक्ति जो उस लिस्ट में आता है वो जो भी कहता है वो इट्स वैलिड, क्योंकि उसने उस जर्नी को पार करके उस जगह पहुंचा है जहां वो पहुंचना चाहता था। पर मेरा इस मामले में ना 3-4 बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेशन है और वो मैं खुद भी फॉलो करता हूं और मैं चाहता भी हूँ कि जो भी व्यक्ति तैयारी करे उसे फॉलो करे, एटलीस्ट ट्राई करके देखे। और उसमें सबसे पहला ये है कि यू कैन नॉट सस्टेन अ प्रिपरेशन जो आपके बेसिक नेचर को एक तरीके से डिस्टर्ब करती हो। इफ यू आर वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे कि आप 2 साल जो है वो कमरे के ताला बंद करके रह लो। यू कांट। आपको बड़ा मतलब अंदर से इतना यू विल फील वेरी ट्रैप्ड काइंड ऑफ थिंग। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैव टू बाइफरकेट योर टाइम वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी डेडिकेटेडली। अगर आपने सोच रखा है कि मेरे को 1 घंटा पढ़ना है तो देन यू हैव टू स्टडी, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। और उसी बीच में मोटिवेशन का एक अलग रोल रह जाता है। मोटिवेशन डिमोटिवेट आदमी कैसे होता है? डिमोटिवेट होता है कि आपने टेस्ट सीरीज दी और आपकी 2 टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई, आपने यू फील वेरी डिमोटिवेटेड किया 2 महीने से पढ़ रहा हूँ 50% भी नहीं कर पा रहा हूँ। खैर 50% अगर आपने कर लिया तो यू विल बी समवेयर इन द टॉपर्स, सो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, बट स्टिल यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, यू फील डिमोटिवेटेड, यार मतलब इट्स नॉट वर्थ डूइंग। बहुत दिनों से आप कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, यू आर जस्ट रीडिंग इट फॉर द काइंड ऑफ कवरिंग द सिलेबस, और वो डिसइंटरेस्ट से पढ़ने के की वजह से और वो सब्जेक्ट आपका पसंदीदा ना होने की वजह से यू फील वेरी इंटरेस्टेड के यार इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स हैपेंड विद एवरीबॉडी, मतलब चाहे वो किसी भी तरह का हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना तरीका अपनाते हैं। मेरा बहुत सिंपल रूल था और बहुत सिंपल फंडा था कि मुझे जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे मैं उनको दिन में 2-3 बार जरूर पढ़ता था, जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट बोर्डम काइंड ऑफ थिंग। अगर मैं मान लीजिए इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती पढ़ने में, मैंने फिर 3-4 चैप्टर पढ़ लिए या 2 घंटे पढ़ लिया और आई फील बोर एंड आई फील डीमोटिवेटेड कि यार इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ट्राई किए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देन इमीडिएटली आई विल गो बैक टू इंडियन पॉलिटी। यही पॉलिटी मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, मेरा अच्छा स्कोर होता है, तो जस्ट टू चेंज माई माइंड, जस्ट टू कीप माई फोकस इंगेज कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि मैं आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट का रोटेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। आप दिन में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन इस तरह का रखना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसको आप बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। दैट विल गिव यू अ फीलिंग इन द एंटायर डे। 24 घंटे की एनालिसिस में आपको देगा कि हाँ यार मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे कुछ आता है, जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल कीप यू एंगेज्ड। अगर आपने उस तैयारी को नीरसता की तरफ ले गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बने रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी हाउ टू से इट, इट्स वेरी टॉयलिंग, वेरी टाइम टेकिंग काइंड ऑफ थिंग।
तो आपको उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। दूसरा मेरा मतलब बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि नहीं हम 10 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे, आई हैव नॉट सीन अ मूवी फॉर 2 इयर्स। मैंने किसी रिश्तेदार से बात नहीं करी है। जी जी। मेरा पर्सनल बिलीफ है यार कि ये सब करने से आप अपने माइंड को अननेसेसरी स्ट्रेस करते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। rather than you keep your natural activity the same way as you were doing, just control it। अब ये भी नहीं है कि सब आप वेब सीरीज देखने के आदी हैं और आपने एक दिन लगाया और एक बिंज वॉचिंग करी और पूरी रात जो है हम सीरीज देखेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। बट इट डजंट मीन कि आपको कोई चीज बहुत पसंद है, आपके सारे यार दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की और आपको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। दैट विल अगेन inside a very different kind of response in your mind कि यार देखते हैं, that will keep distracting you। तो अगर आप कुछ करते हैं, that could be anything, you want to play, you play for a while, you want to watch TV, watch it for a while, you want to watch a movie, watch it। तो मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है इस तरह का, कि मुझे लगता है कि आपको अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और उससे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा किक मिलता है और पढ़ने के लिए। मैं पर्सनली जब भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था तो मैं जरूर मूवी और वेब सीरीज देख लेता था। वाई? बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने 3 घंटे बर्बाद कर दिए एंड आई हैव टू समहाउ कवर दोस 3 आवर्स। तो एक पर्सनल गिल्ट इतना क्रिएट होता था मन में कि यार 3 घंटे गए हैं, अब इस 3 घंटे को कवर अप करना है, चाहे वो आज ही करूं, चाहे कल करूं, चाहे पूरे वीक करूं। तो दैट विल सब, मतलब मुझे ऐसा लगा कि साइड वो मेरी परफॉर्मेंस को और एनहेंस करता था कि चलो आज मैं 1 घंटा कम सो लेता हूँ, ज्यादा पढ़ लूंगा करके। तो वो आपकी जो बेसिक डिजायर्स है उनको कव करके ऊपर जाना या उनको कव करके बहुत लंबे समय तक काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर एक और ये क्वेश्चन आया है कि क्या जो आपकी जो लाइफ है सर वो एक सपने जैसी दिखाई देती है? सपने जैसे दिखाई देती है कि अभी अगर हम यहाँ से देखें, एक जो पर्सन देख रहा है जो पिछले आधा घंटे से हमें सुन रहा है, उनको लग रहा है कि राजकमल यादव जी की जैसे स्टोरी खुद उन्होंने लिखी हो कि भाई वो पहली अटेम्प्ट में उन्होंने 21वीं रैंक आ गई। तो लेकिन शायद उनको नहीं पता है, वो पूछना भी चाह रहे हैं कि क्या राजकमल यादव जी फेल हुए हैं? जब फेल्योर होते हैं तो उसको ओवरकम कैसे करें? यार बहुत पुरानी कहावत है लेकिन बहुत सही है, और जिसने भी उसको एक्सपीरियंस किया उसको उसका अर्थ पता है कि बिना हारे जीत का मजा आता ही नहीं है। वंडरफुल सर। यू नो दैट इज वेरी वेरी ट्रू, हर किसी के लिए है वो। पर मैं ऐसा नहीं है कि जीवन में हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है, आप कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा कि आफ्टर जब आप 30-35 साल के हो जाते हैं, एक जर्नी क्रॉस कर लेते हो, तो आपको पता रहता है कि यार क्या कहना है, क्या करना है, क्या सुनना है टाइप। तो मुझे लगता है कि जीवन में इसीलिए बैकअप प्लान का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप सफलता असफलता, देखिए बहुत बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में जो आपके हाथ में नहीं होता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी तैयारी मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है, वो मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, दे आर मोर डेडिकेटेड टू मी। पर एग्जाम वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो शायद अपना बेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाए। यू वर नॉट वेल, यू नो, यू गॉट इनटू समथिंग व्हिच डिस्ट्रैक्टेड योर माइंड। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें आप एक ऊपरी शक्ति कहते हैं, वो हो जाती है लाइफ में, जिनका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। बट दैट डजंट मीन कि वो उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है एंड दे स्टॉप देयर जर्नी, दे एक्सेल इन समथिंग एल्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि किसी भी फेलियर से ओवरकम होने का 2 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। पहला तो ये कि आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, ठीक है हमसे नहीं हुआ, दैट्स फाइन। और उसके बाद अपने मन में बना लीजिए कि ठीक है, और उसमें बिल्कुल भी आस पड़ोस और रिश्तेदारों की बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट आपको कह दे रहा हूं, क्योंकि आपकी कहानी आपकी अपनी है, आपकी जर्नी आपकी अपनी है। आदमी आपको सांत्वना दे सकता है, आदमी आपको ताना दे सकता है, आदमी आपकी बड़ाई कर सकता है। वही व्यक्ति जो आज आपको ताना मार रहा है, कल आप कुछ बन जाएंगे तो वही व्यक्ति मिठाई खिलाने आपको आएगा। वही व्यक्ति सारी दुनिया में आएगा, ये तो हमारा भतीजा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा नाती है, ये हमारा पोता है। इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। सो डोंट वरी अबाउट देम कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। यार उनको जो सोचना है वो अपने सोचने, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप से ट्रू रहिए। यू फाइंड योरसेल्फ इन द राइट स्पॉट। टेक अ डे, टेक अ वीक, टेक अ मंथ, जितना आपको समय चाहिए, टेक योर टाइम, बट गेट पास्ट इट। एक फेलियर हो गया, आप उसको ओवरकम करके खत्म कर दीजिए। फिर दोबारा सोचिए मत कि हमारा फेलियर क्यों हुआ था। सिर्फ ये सोचिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई थी। वेदर आई वाज वीक इन माय स्ट्रेटजी, वेदर आई वाज वीक इन माय एफर्ट,
whether I was weak in my execution, मेरी गलती क्या हुई, और ये तय करना और ये परीक्षण करना बहुत आवश्यक है, और बहुत ही निष्पक्षता और बहुत ही सत्यता के साथ, क्योंकि आप खुद बैठिए अकेले, किसी को बताना नहीं है यार कि हमारा क्या हुआ है, पर आपके मन में ये पता होना चाहिए कि हमारा फेलियर किस वजह से हुआ है. If you are able to identify it, it will help you. If you are not able to identify it, then it's fine. ठीक है, हमें, अगर आप मन में संतुष्ट हैं कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपना 100% दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आज अगर मैं फौज में नहीं हूँ तो मैं परेशान नहीं हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं छोड़ा जिसमें मैं जाना चाहता था, मैं नहीं किया. मैंने हर बार रिटन क्वालिफाई किया, एसएसबी फेस करी. देश का ऐसा सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया हूँ. कई एसएसबी सेंटर उस समय ऐसे थे जो मुझे बाई फेस जानते थे, क्योंकि मैं हर 6 महीने बाद वहां पहुंचता था किसी न किसी एग्जाम के थ्रू, यार मेरा एसएसबी ले लो. But that doesn't mean कि I don't have that regret because I have tried my best. मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन नहीं हुआ. अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा फौज में नहीं हुआ तो मैं और कुछ करना ही नहीं जीवन में मुझे. अब आपको अपनी डायरेक्शन बस करनी है, तो इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस. आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपकी बॉटम लाइन क्या है, आपकी मन की धारणा क्या है कि मुझे किस सेवा की तरफ बढ़ना है, मेरा मन का गोल क्या है. मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश है, मेरी पढ़ाई उस तरह की है कि मैं आई कैन ओनली वर्क फॉर सोसाइटी, मैं कोई और जॉब नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं वापस यूएस से वापस भी आ गया, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर मी. सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन आपके ही एरिया के बारे में पूछना है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि पावर आ जाती है, आईएएस बन गए, पावर आ गई, लाल बत्ती आ गई, गार्ड आ गए, और बच्चे उस चीज से लेकर बहुत फैसिनेटेड रहते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा. तो सर प्लीज आप उसके बारे में बताइए कि इस फैसिनेशन के, इस जो चमक धमक जो दिखती है, उसके अलावा आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है सब लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए. अगर कोई आप एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बता सकें तो बहुत ही अच्छा होगा. थैंक यू सर. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट इसके 2-3 आंसर हैं और मैं सारे ही देना चाहूंगा, भले ही वी हैव टू टेक मोर टाइम. अभी बहुत पहले अगर 2-3 साल पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछती तो शायद मैं इसका जवाब कुछ और देता, लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक बहुत फेमस टीवी सीरीज चल रही थी, और मैंने आपको पहले बताया कि मैं टीवी सीरीज बहुत देख रहा हूँ, जब से तैयारी कर रहा हूँ तभी से, और उसमें इस प्रश्न का बहुत सटीक जवाब दिया गया है, और वो पावर, देखिए पावर से बल्ब भी जलता है और पावर से करंट भी लगता है, राइट? यू हैव दैट पावर, you wanna light up somebody's life, you are free to do it. अगर आप उस पावर का दुरुपयोग करना चाहते हैं, you are free to do it, choice is yours. पर अगर दुरुपयोग करेंगे, जिस ईश्वर ने आपको वो मौका दिया है, वो उसका बदला भी आप ही से लेगा, और आप किसी की मदद करेंगे तो उसने जो आपको मौका दिया है वो आपकी और ताकत बढ़ाएगा कि आप लोगों की मदद कर सकें. एंड the thing which you are asking, it is very difficult job, no doubt. आप बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से आप बात करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन वो जो दिन में आप 4-5 लोगों की मदद करते हैं, the kind of happiness you bring, the kind of satisfaction which you brings in their eyes, that gives you the strength. That gives me the strength to do the same thing again and again every day, at least for my entire life. I can do it. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक आदमी आता है जो महीनों से परेशान है, सालों से परेशान है, केवल आपके इंटरवेंशन से, आपके एक फोन कॉल से, आपके उसको सही से सुनने से उसकी समस्या हल हो जाती है. What more you can ask from God यार, मतलब there is nothing else which you can ask कि भाई मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो. बाकी सारी चीजें इसका एक पार्ट है, बाकी सारी चीजें इसका एक एक पैरेलल सर्कमस्टेंस है, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, that is just to support you. क्यों इतनी सारी चीजें इसमें लगाई गई? वो इसलिए कि आप फ्रीली और बिना किसी टेंशन के ये काम कर सकें जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपसे एक्सपेक्ट करता है, भारत का संविधान जो आपसे अपेक्षा करता है कि अगर आप एक आईएएस अफसर हैं, एक सिविल सर्वेंट है, एक जिलाधिकारी हैं, तो जो आपसे अपेक्षाएं की गई हैं उनका आप निर्वहन कर सकें. उन सबको इनेबल करने के लिए सारी चीजें रहती हैं. भाई घर है, गाड़ी है, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं है, यू नेम इट एंड यू गेट इट काइंड ऑफ थिंग. बट द ओनली बॉटम लाइन इज कि जो हमने आपसे एक्सपेक्ट किया, जो जनता हमसे एक्सपेक्ट करती है, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम वो डिलीवर कर सकें. अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपने पूछा, मैं आपको बताता हूँ. जैसे कल रात में हमारे यहाँ एक दुखद घटना हो गई और सड़क पर कुछ लोगों ने बाहर जाम लगा दिया, एंड देयर ओनली डिमांड वाज कि भाई हमारा रात में हमारी बेटी का पोस्टमार्टम हो जाए. एंड जो हमारा स्टाफ है, बाहर का स्टाफ, उन्होंने अंदर फोन किया. इट वाज 3:30 इन द नाइट कि सर इस प्रकार से एक प्रॉब्लम है. एंड यू कम आउट ऑफ द टाइम हाउस,
you get that application signed, you give it to the concerned person कि भाई इसका भी रात में करा दीजिए, and things get resolved very smoothly. तो इस प्रकार की चीजें भी आपको आती है कि जहां आप अपने कंफर्ट लेवल से, भले ही आप कितने ही बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जो काम है आपका, जो जनता की सेवा का जो आपको दायित्व दिया गया है, वो सर्वोपरि होता है। फिर चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, आपका बच्चा आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा हो, आपके पैरों पे पड़ा हुआ हो, but you have to come out and do your duty, and that is what makes this service very beautiful and the most desirable one, जहां आदमी अपने अधिकारों का और अपनी पावर का बहुत अच्छे से सही इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और इस सेशन से अगर कोई एक व्यक्ति भी सोचता है कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो देन आई विल कंसीडर कि हाँ, ये सेशन फ्रूटफुल रहा। और सिविल सर्विसेज नहीं, अगर आप लाइफ में कोई भी गोल अपनाते हैं, देन वी विल बी वेरी थैंकफुल कि हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।